नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मोहम्मद यूनुस ये लंबे समय के बाद बांग्लादेश लौट चुके हैं और अभी के लिए ये बांग्लादेश की जो इंटरिम सरकार है, मतलब बांग्लादेश में जो इलेक्शन होने हैं कब होंगे किसी को पता नहीं है, मगर जब तक बांग्लादेश में इलेक्शंस होते नहीं हैं मोहम्मद यूनुस ये संभालेंगे बांग्लादेश की सरकार को। और इंडिया में देखो इनको लेकर थोड़ी बहुत चिंता है, बांग्लादेश की नई सरकार को लेकर काफ़ी चिंता है। क्योंकि हिस्ट्री में आप अगर जाओगे ना, मैं आपसे अगर सवाल पूछूं बांग्लादेश को लेकर, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक टाइम ऐसा था जब इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न था क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अब यहाँ पे आप कहोगे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये तो हमारा इशू रहता है पाकिस्तान के साथ कि कश्मीर में ये लोग आतंकवादी भेज देते हैं या इंडिया के बाकी इलाकों में भी अटैक करने के लिए काफ़ी बार पाकिस्तान से ही आतंकवादी आते हैं। ये इशू बांग्लादेश के साथ तो कई दशक हो गए देखने को मिला नहीं है। हाँ देखिए, मैं यहाँ पर यही कहूँगा शेख हसीना के अंडर इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस के स्ट्रांग होने का एक बड़ा रीज़न ये था कि शेख हसीना ने बांग्लादेश में जो आतंकवादी ग्रुप थे उनके अगेंस्ट एक्शन लिया था। और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बांग्लादेश से इंडिया में शेख हसीना के अंडर ना के बराबर हो गया था। नहीं तो आप अगर 2006 के आर्टिकल पढ़ोगे, यहाँ पे आप देख पाओगे ये आर्टिकल है 2006 का। उस वक्त बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी शेख खलीदा जिया। पॉसिबिलिटी है कि ये फिर से बांग्लादेश की पीएम बन जाए, क्योंकि इनकी जो पार्टी है बीएनपी, यही अब मेन पार्टी बची है बांग्लादेश में पावर में। शेख हसीना की पार्टी काफ़ी हद तक डिसमेंटल हो चुकी है और सिंस शेख हसीना खुद बांग्लादेश वापस नहीं आने वाली, तो लगता नहीं है कि शेख हसीना की जो पार्टी है अवामी लीग, ये अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। नाउ खलीदा जिया जब 2006 के आसपास पावर में थी, तो यहाँ पे आप देख पाओगे जब ये इंडिया में आती थी और उस वक्त के इंडियन पीएम मनमोहन सिंह जी से मिलती थी, तो मेन इशू, सबसे बड़ा इशू रहता था क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। यहाँ पे आप देख पाओगे टेरर टू टॉप बांग्लादेश पीएम्स इंडिया विजिट। नहीं तो पिछले कुछ सालों में आप देखोगे जब भी शेख हसीना भारत में आई है, टॉप ऑफ द एजेंडा जो मेन टॉपिक रहता है वो था ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स, पोर्ट्स, या फिर आप कह सकते हैं बिम्स्टेक ग्रुप में पार्टिसिपेशन, बांग्लादेश की पार्टिसिपेशन वेरियस और इंटरनेशनल ग्रुप्स में। मगर लग रहा है कि वापस हम 2006-2010 का जो वो टाइम था उसमें वापस जा सकते हैं, जहां पर मेन इशू इंडिया का होता रहा बांग्लादेश के साथ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। खैर अभी फ्यूचर में क्या होगा बाद में पता लगेगा। अभी के लिए जो इंटरिम सरकार बन चुकी है बांग्लादेश में, उसको लीड कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस। ये देखिए फ्रांस से कई सालों बाद वापस लौटे हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश में लौटकर इनकी आंखों से आंसू आ रहे थे, ये कह रहे थे फाइनली ये अपने होम कंट्री में वापस लौट पा रहे हैं लंबे समय के बाद। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, जब ये बांग्लादेश में वापस लौटे तो बांग्लादेश की जो मिलिट्री है उन्होंने भी इनका यहाँ पर वेलकम किया। अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें आप कह लीजिए फ्रॉम द बैक एंड ये बांग्लादेश की मिलिट्री ही संभाल रही है इन बांग्लादेश। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि नोबल लॉरिएट, जी हाँ, नोबल पुरस्कार मिल चुका है मोहम्मद यूनुस को। इनके बारे में भी आपको और भी बहुत कुछ बताऊंगा। इन्हें शेख हसीना एक टाइम पर खून चूसू, ब्लड सकर क्यों कहती थी, और इन पे ये भी क्यों आरोप लग चुके हैं शेख हसीना की पार्टी द्वारा ही कि ये यूएसए के एजेंट है, ये यूएसए के बिहाफ पर काम करते हैं। ये थोड़ा समझते हैं यहाँ पर मोहम्मद यूनुस हैं कौन, इन्होंने लाइफ में क्या क्या अचीव किया है। ना मोहम्मद यूनुस का जन्म हुआ था 1940 में एक अनडिवाइडेड इंडिया में। इवेंचुअली ये अपनी पढ़ाई के लिए और अपने करियर के लिए यूएस में शिफ्ट हो गए। वहीं पर उनकी पहली शादी हुई एक अमेरिकन नेशनल के साथ और यूएस में इन्होंने अपनी पीएचडी करी इन इकोनॉमिक्स। फिर 1972 में जब बांग्लादेश को आज़ादी मिल गई, जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया, उसके बाद मोहम्मद यूनुस वापस बांग्लादेश में गए। ये आप कह सकते हैं पहली बार है लाइफ में जब मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में एज ए कंट्री कदम रखा था। नहीं तो उससे पहले आप अगर देखो तो 1947 के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट था। नाउ ये बांग्लादेश वापस लौटे थे प्राइमरली पढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए। मगर इनका ये कहना था कि जब 1974 में बांग्लादेश में फेमाइन आया, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था, तब इनको ये पता लगा कि लोगों को माइक्रो फाइनेंसिंग की आवश्यकता है, लोगों को लोन चाहिए फॉर शॉर्ट टाइम ताकि वो अपना बिजनेस खड़ा कर सके या फिर ओवरऑल अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सके। तो इसी के लिए इन्होंने 9 साल बाद ओपन किया ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक 1983 के हिसाब से आप अगर देखो तो एक बहुत ही यूनिक आइडिया था। ये एक माइक्रो फाइनेंस बैंक था जो प्राइमरली गरीबों के लिए बना था कि गरीबों को अगर सस्ते ब्याज दरों पर लोन चाहिए तो उनको ग्रामीण बैंक से ये लोन मिल जाएंगे। और ग्रामीण बैंक ने काफ़ी हद तक अच्छा काम भी किया। इनिशियली 2006 में ग्रामीण बैंक के काम को देखते ही मोहम्मद यूनुस को नोबल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। मैं यहाँ पर एक बात बता दूं,
इनको नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स नहीं मिला था क्योंकि ग्रामीण बैंक एज ए मॉडल इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ नहीं था बांग्लादेश में। बट इनका जो एफर्ट था, जो इनके आइडियाज थे, उसको लेकर इन्हें नोबेल प्राइज जो है शांति पुरस्कार, उससे सम्मानित किया गया था। और नोबेल प्राइज मिलते ही 2007 के आसपास मोहम्मद यूनुस ने एक बात बोली। उन्होंने ये कहा कि मैं हो सकता है कि अब एक पॉलिटिकल पार्टी भी ओपन करूं ताकि मैं कल को बांग्लादेश में एक बड़ा बदलाव ला सकूं। उसी दौरान हमने फिर ये भी देखा कि यूएसए की तरफ से इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिलने स्टार्ट हो गए। इधर आप देख पाओगे 2006 में इनको मिला नोबेल प्राइज। उसके बाद ये अनाउंस करते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं। हालांकि वो पॉलिटिकल पार्टी कभी बन नहीं पाई, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। मगर 2009 में आप देखोगे यूएसए की तरफ से इनको मिलता है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। ये जो अवार्ड है ये बराक ओबामा ने खुद दिया था मोहम्मद यूनुस को। ये यूएसए का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। उसके अलावा मोहम्मद यूनुस को जो कांग्रेशनल गोल्ड मेडल है यूएसए का, ये भी दिया गया। और यूएसए में वेरियस और टाइप के इनको सम्मान दिए गए। बेसिकली यूएस सडनली इनमें बहुत इंटरेस्टेड हो गया था। और यही वो टाइम था जब मोहम्मद यूनुस ने ये अनाउंस किया था कि ये खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा नागरिक शक्ति। हालांकि ये पॉलिटिकल पार्टी कभी ये लॉन्च कर नहीं पाए, मगर शेख हसीना ने उस टाइम भी एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन वार्निंग दी थी कि सडनली एक आदमी बांग्लादेश में प्लांट किया जा रहा है पॉलिटिक्स में, और बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए कि इस आदमी के पीछे कौन है। और शेख हसीना गवर्नमेंट को बाद में, जब शेख हसीना इवेंचुअली पावर में आई, इनको हमेशा डाउट रहा मोहम्मद यूनुस के पीछे असली पावर के बारे में कि इनको एक्चुअली सपोर्ट कौन कर रहा है। और इसकी वजह से जो मोहम्मद यूनुस की मेन इन्वॉल्वमेंट थी ग्रामीण बैंक में, ये काफ़ी कम कर दी गई। शेख हसीना की सरकार ने यह कहा पहली बात तो कि मोहम्मद यूनुस की जो एज है ये रिटायरमेंट एज से काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो अब ये मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं रह सकते। और ग्रामीण बैंक पर काफ़ी सारे करप्शन के चार्जेस लगे। इन पर मोहम्मद यूनुस पर बहुत सारे करप्शन के चार्जेस लगे कि ये बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट वसूलते हैं गरीबों से। लोन बांटने का तरीका बहुत गलत है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी में प्रॉब्लम है। और इवेंचुअली मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा कुछ साल बाद। और अब आप देखो, एक लंबे अंतराल के बाद वापस ये लौट रहे हैं बांग्लादेश में। और ऑब्वियसली हमेशा से शेख हसीना के साथ इनके रिलेशंस खराब ही रहे हैं, और इसलिए इन्होंने बांग्लादेश में लौटते ही पहली बात ये करी है कि बांग्लादेश दूसरी बार इतिहास में आज़ाद हो चुका है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं मोहम्मद यूनुस क्या बांग्लादेश के प्रेसिडेंट या पीएम बनेंगे, तो इसका आंसर है नहीं। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट ऑलरेडी एक हैं, वो चेंज नहीं हो रहे। ना ये पीएम बनेंगे, ये बनेंगे एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। मगर इनकी जो पावर है ये पीएम जैसी होगी जब तक बांग्लादेश में चुनाव नहीं हो जाते। और इसलिए आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, ने यह ट्वीट करी है, बेस्ट विशेष टू प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ऑन द एजम्पशन ऑफ हिज न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश में नॉर्मैलिटी जल्द से जल्द वापस लौट जाए। और ये बात ओपनली इंडिया के पीएम को बोलनी पड़ी। एंश्योरिंग द सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ हिंदूज and all other minority communities. India remains committed to work with Bangladesh to fulfill shared aspirations of both the people for peace, security, development. ये बात ओपनली इंडिया के पीएम को बोलनी पड़ी कि जो हिंदू कम्युनिटी है बांग्लादेश में इन पर्टिकुलर, उनकी सेफ्टी पे हमको उम्मीद है कि आप ध्यान देंगे। ना आप अगर मुझसे पूछे कि मोहम्मद यूनुस की जो रीसेंट स्टेटमेंट्स थी कि ये हर्ट है बाय इंडिया स्टेटमेंट, क्योंकि इंडिया ने कहा था कि जो भी बांग्लादेश में हो रहा है वो उनका इंटरनल मैटर है। मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि मैं हर्ट हूँ कि इंडिया ने ये कहा, और इंडिया खुल के शेख हसीना डिक्टेटर के अगेंस्ट नहीं बोल रहा है। तो क्या हम यहाँ पर ये एज्यूम कर ले कि ये प्रो इंडिया होंगे, एंटी इंडिया होंगे, इनका स्टांस क्या होगा? ऑनेस्टली ये लंबे समय तक पावर में नहीं रहेंगे लगता है, अनलेस अनलेस बोलना पड़ेगा कि बांग्लादेश में चुनाव डिले होते रहते हैं। इनकी जो मिलिट्री है कहती है कि टाइम लगेगा, अभी 2-3 साल बाद देखेंगे चुनावों को। अनलेस वो होता है, ये कुछ समय के लिए पावर में है। उसके बाद मेन कंसर्न इंडिया का रहेगा खलीदा जिया का, कि वो दिन क्या वापस लौटेंगे। 2006 के जो आर्टिकल थे, क्या ये 2024, 25, 26 में भी देखने को मिलेंगे कि बांग्लादेश की पीएम इंडिया में आती है और टॉप एजेंडा रहता है आतंकवाद। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा। देखिए, फॉर्चून ग्लोबल 500 की एक लिस्ट आती है जहां पर दुनिया की जो बेस्ट हाईएस्ट रैंक कंपनीज हैं उनको रैंक किया जाता है। आपको यहां पर यह बताना है कि इस बार की जो ये फॉर्चून 500 की लिस्ट है, इसमें हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन कंपनी कौन सी है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप या फिर अडानी ग्रुप। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, स्टडी आईक्यू का अर्जुन बैच
इसकी एनरोलमेंट 10 अगस्त को खत्म होने वाली है। नाउ कई बार लोग पूछते हैं बैच, व्हाट डज अ बैच इवन मीन? देखिए, आपको अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है, ऐसा तो है नहीं कि रैंडमली आप किसी भी चैप्टर उठा के आप कहीं से भी तैयारी करनी स्टार्ट कर दोगे। आपको चाहिए एक प्रॉपर बिगिनिंग। यू वांट अ प्रॉपर स्टार्ट जहां पे चैप्टर 1 से आपकी तैयारी कराई जाए और प्रॉपरली पॉलिटी, हिस्ट्री, आर्ट्स सारे सब्जेक्ट्स में आपको नॉलेज प्रोवाइड करी जाए। एक बैच का काम यही है जहां पे आप बिगिनिंग से ज्वाइन करते हैं, लाइव क्लासेस आपकी होती है, रेगुलरली उन क्लासेस को आप अटेंड करते हैं और प्रॉपर तरीके से, एक स्ट्रक्चर तरीके से आप अपनी यूपीएससी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। तो जो अर्जुन बैच है स्टडी आईक्यू का, इसमें एनरोल करने के लिए आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं। उसके बाद एनरोलमेंट बंद हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली कभी भी किसी भी टाइम किसी बैच में किसी स्टूडेंट को हम एनरोल नहीं कर सकते। एनरोलमेंट सिर्फ बिगिनिंग में ही होगी। तो इस वीडियो की जो कमेंट सेक्शन है, यहाँ पर जाइए, यहाँ पे आपको लिंक दिख रहे होंगे, यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का अर्जुन बैच। ये बैच वेरियस लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, प्योर हिंदी, प्योर इंग्लिश, और जिस तरीके से यूजुअली हम बात करते हैं विद अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, जिसे हम इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं, उस लैंग्वेज में भी ये कोर्स अवेलेबल है। सिंपली यहाँ पर इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। मोबाइल फ़ोन पे है तो स्टडी आईक्यू की जो ऐप है ये आप कर सकते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी आईक्यू का अर्जुन बैच। बट जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, ये कभी भी नेवर पे दिस प्राइस। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और अचानक से आप देखोगे द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग, यू विल गेट अ मैसिव डिस्काउंट। सो यूज करिए कोड PD10 और याद रखिएगा इस बैच में आपको लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ मिलता है। 10 तारीख तक का टाइम है यहाँ पे एनरोल करने का। उसके बाद बैच स्टार्ट हो जाएगा और फिर आपको एक नए बैच के लिए वेट करना होगा जब भी वो स्टार्ट होगा। तो दिस इज द राइट टाइम, एनरोल इन द अर्जुन बैच। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।